हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं, तारुफ आपका कराएं। अखिलेश कटियार दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडिया इत्तेहाद में इस वक्त पार्टी है, किस तरह से ये स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा रही है। अखिलेश कटियार जी, आपसे समझेंगे, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि सस्पेंस अभी तक बरकरार है। नॉमिनेशन का आखिरी दिन कल। नहीं, मुझे ठीक बात है। कल कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन है, नेता है जयराम रमेश साहब ने क्लियर किया है कि आज तय हो जाएगा और कल हम नामांकन करेंगे जी। तो मुझे लगता है कि अब कोई और वैसी बात नहीं है। कल लास्ट डेट है और कल नामांकन कांग्रेस करेंगे। और खड़गे साहब चुनाव लड़ते हैं, राहुल गांधी जी लड़ते हैं, प्रियंका जी लड़ती है, या खड़गे साहब किसको कहां पे जिम्मेदारी देते हैं चुनाव लड़ने की, ये कांग्रेस संगठन का अपना निजी फैसला है। हाँ, थोड़ा जल्दी हो जाता तो और अच्छा नेता कार्यकर्ताओं में, लेकिन कल भी अभी देरी तो कुछ ऐसी है नहीं। नीलम जी, जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में और देश में जो 2 चरणों का चुनाव हुआ और उसके बाद जो बीजेपी के नेताओं के जो बयान आए, उससे एक मैसेज पूरे देश में गया कि बीजेपी आखिर इतनी बेचैन क्यों है, परेशान क्यों है, बौखलाई क्यों। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता के पास 10 साल का हिसाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो वो मुद्दे क्या करते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष को ये करना चाहिए। हमें बड़ा दुख है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता। इस तरीके की बातें भी बीजेपी के नेता करते हुए दिखते हैं। जब सूरत में तुम तानाशाही से लोकतंत्र की हत्या कर देते हो तो तुम्हें लोकतंत्र कमजोर होता नहीं दिखता। नीलम जी, जब पूर्वोत्तर राज्यों में वहां पे 6 जिले एक साथ चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, आपको वहां लोकतंत्र कमजोर होता नहीं दिखता। जब आप प्रस्तावकों को गायब करवा देते हो तो आपको लोकतंत्र कमजोर होता नहीं दिखता। आपको चंडीगढ़ में जिस तरीके से आप नगर निगम के चुनाव में जो हेराफेरी करते हुए पूरे देश ने पकड़ा, तब तुम्हें लोकतंत्र कमजोर नहीं दिखता। इलेक्टोरल बॉन्ड में पूरे देश के साथ जो वसूली कर रहे थे आप, तब तुम्हें लोकतंत्र कमजोर होता नहीं दिखता। विपक्ष से तुम्हें कमजोर दिखता है। क्या वाहियात की बात है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वो अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें जीतेगी, बल्कि 80% से ज्यादा सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारेगी। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर कांग्रेस का अपने संगठन का मामला है, अगर प्रियंका जी आती है तो चुनावी राजनीति में उत्तर प्रदेश उनका स्वागत करेगा है और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करे। स्मृति ईरानी जी ने भी उस अमेठी सीट को क्या दिया है, वहां कितना विकास हुआ है, क्या आपने योगदान दिया है, छोटे मोटे 1-2 काम लेके आप जो बोलती रहती है, उसका भी जवाब जनता दे देगी 4 दिन बाद। नीलम जी, कहां मोदी जी की लहर है और कहां मोदी जी की गारंटी। मोदी जी की सिर्फ एक गारंटी है, मोदी जी झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं, गजब का झूठ बोलते हैं। जब 2013 में 2014 में उन्होंने सरकार देश की चलानी शुरू की तो लगभग 12वीं पास जो बच्चे थे वो लगभग 35% बेरोजगार थे। आज 2023 में ये 85% के आसपास आंकड़ा आ गया है। नीलम जी, आप जनता को बताते हो कि बेरोजगारी कहां है, नाले में पाइप डाल लो, उससे पकौड़े तलो। आपको ये जनता का अपमान नहीं लगता नीलम जी? मतलब जनता को भी लगता है कि आप जनता को किस नजर से देखते हो, ये आपके बयानों से संदेश जाता है। अभी मोदी जी एक बात भाषण में समझाते हैं, आम आदमी इस बात पे हंसता है। भाइयों, पूरे देश को सूर्य बिजली मिलेगी, छतों के ऊपर पैनल लगेंगे, उससे इतनी बिजली बनेगी, उस बिजली को आप बेच भी लेना, अपनी कार भी चार्ज कर लेना। क्या वाहियात की बात है। आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है और जनता को तुमने समझ लिया है मूर्ख, कि इसे जो मर्जी बोल दो ये सब मान लेगी। कम से कम वो बात तो करो जो व्यवहारिक लगे। मतलब नाले से गैस निकाल के पकौड़े तले, कौन से नाले से गैस निकल सकती है? ये भारत के ये प्रधानमंत्री अमित शाह और मोदी जी ही बता सकते हैं भाई, इन्होंने साहित्य से निकाल ली हो। ऐसी बात किसानों की क्या डेटा जो है
नीरज जी 23 रुपया प्रतिदिन में जीवन जी रहा है भारत का किसान, ये सरकार का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी आप मस्त हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी दुनिया में एक साल में 11 से 12,300-400 किसान पर डे आत्महत्या कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा किसान भारत में आत्महत्या कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आंकड़ों की बात कर रहे हो ना, मोबाइल की, इतना मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, सब कंपनियां बाहर की है, इस देश की कोई कंपनी नहीं है। उनसे कमाया हुआ पैसा चीन जाता है। चौथी बात, जो इन्वेस्टमेंट की बात हमारे शर्मा जी कर रहे थे, जरा पूछिए, इन इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो गुजरात का पेपर है, उसने छापा था कि 1984 के बाद गुजरात में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ पाए, देश को तो छोड़ो बात। तो आपकी बातें अच्छी से अच्छी बात करना और गंदा से गंदा काम करना, आपका काम है कि देश की जनता को लूटना, देश की जनता को ठगना, देश की जनता से झूठ बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का मेन काम है। और जो अब जनता जान चुकी है, अब जनता जान चुकी है, तो आप परेशान हो, कैसे बनेगा, कैसे और मूर्ख बनाए, कैसे और झूठ बोले। और एक भी बात जो आम जनमानस के सरोकार से संबंध रखती है, उस पर कहीं पे भी खड़े नहीं उतरे। भाई हमें तो आज तक मैं पूरा देश घूमता हूं, मुझे तो कोई एक स्मार्ट सिटी नहीं दिखा, मुझे तो गंगा साफ नहीं दिखी आज तक, और उसके पैसे भी आप पूरे डकार गए। तो घोटाला नहीं तो क्या है? अब ये सरकार सिर्फ घोटालों के लिए जानी जाएगी, तानाशाही की जानी जाएगी। ठीक जी, परिवारवाद का जो जवाब है वो अखिलेश यादव भी खूब देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और उसके बाद तब्दीली की गई है, उस पर खूब जवाब अखिलेश यादव ने दिया। इसका जवाब भी आपसे लेंगे। साथ ही साथ एक बात जो है प्रफुल्ल सारदा जी ने कही कि अगर टॉप कमांड जो है, अगर टॉप लीडरान जो है वही मैदान में नहीं उतरते हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के दिग्गज अभी हम देख रहे हैं कि मैदान में है, अवाम के बीच पहुंच रहे हैं, ऐसा क्या कांग्रेस में ये कमी अगर रहती है, अगर ऐन वक्त तक वो जो दिग्गज हैं वो अवाम के बीच नहीं पहुंचते, कारकुनान में दमखम नहीं भरते, तो क्या खामियाजा नजर नहीं आता इत्तेहाद को? नहीं, ये कांग्रेस का अपना फैसला है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो हमेशा फ्रंट फुट पे आके लीड करने में भरोसा रखते हैं। दूसरी बात, जो मोदी जी का विकास जो भी हमारे खेमचंद शर्मा साहब बोल रहे थे, आप उत्तर प्रदेश के बारे में और देश के बारे में अगर नीरम जी जानकारी होगी तो जो देश का किसान है आज वो खेतों पे बैठा है आवारा पशुओं के डर से। कोई पढ़े लिखे घर में जो 10वीं 12वीं बच्चे पास है, वो दिन भर खेत पे इसलिए बैठते हैं कि आवारा पशु आके उनकी फसल ना खराब कर दे। आपने देश की मैक्सिमम आबादी को उस काम पे लगा दिया जिसकी कोई 10 साल पहले आवश्यकता ही नहीं थी। स्कूल आपने खत्म कर दिए, गांव के जितने भी ग्रामीण एरिया में स्कूल बने 5वीं तक 8वीं तक, उसमें शिक्षक नहीं है, खाली पड़े स्कूल। आप पढ़ाई खत्म कर देना चाहते हो। आरएसएस के जो बड़े नेता हैं, मोहन भागवत जी का भी बयान आता है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, नाई है, धोबी है, कांर है, यादव है, कुर्मी है, काठी है, इनको समझाते हैं कि आप जातिगत पेशों पे ध्यान दें। हम लोग खेतीबाड़ी करें, भैंस चराएं, लोहार बढ़ई का काम करें, और आप हमसे पढ़ाई लिखाई छीन लेना चाहते हो और आप अपने मुताबिक पुराना संविधान इस देश पे थोप देना चाहते हो। तो क्या लगता है इस देश का दलित पिछड़ा जानता नहीं है ये बात? इस देश का किसान मजदूर अनभिज्ञ है। आपने इन दलित पिछड़ों को, किसान मजदूरों के शरीर से खून निकाल लिया। नीरम जी, जो इन्होंने जनधन खाते खुलवाए थे ना, उससे 25,000 करोड़ रुपए बैंकों ने काट लिए, ये बता के कि मिनिमम बैलेंस उसमें मेंटेन नहीं हुआ है। गरीब आदमी मिनिमम बैलेंस कहां से लाए? तो 25,000 करोड़ वो ट्रांजैक्शन फी लगा के 35,000 करोड़ रुपया इन गरीबों के खाते से लूटा गया है, लेकिन इन्हें कोई चिंता नहीं। आप इस देश में आरएसएस का संविधान लागू करना चाहते हो, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हो, हमको दोबारा सूत्र बना के हमसे शिक्षा और सारे अधिकार छीन लेना चाहते हो आप। लेकिन ये दलित और पिछड़े ये होने नहीं देंगे। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के अधिकारों पे हम डकैती नहीं पड़ने देंगे। ठीक है, जब क्या हो सकती है? ठीक है, अखिलेश जी जवाब देंगे।
हेमचंद शर्मा जी से जरा ये पूछिए कि जो लेटरल एंट्री से आपने क्लास 1 आईएएस और सेक्रेटरी वगैरह जो भर्ती की है, उसमें कितने दलित पिछड़े किए हो? सारे ब्राह्मण भर लिए हो? ये बैकवर्ड नहीं देख रहा, ये दलित नहीं देख रहे कि जो आरक्षण से जो आईएएस बनते उसमें उनको अधिकार मिलता, लेटरल एंट्री से सारे ब्राह्मण भर लिए आपने। तो ये बात, ये क्या दलित पिछड़ा नहीं जानता है? आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि 19,000 इनको शिक्षक नौकरियां दी जाए, उसमें आपने आरक्षण खत्म कर दिया। ये दलित पिछड़ा नहीं देखता है? वो आज की डेट में दलित पिछड़ों की कट ऑफ लिस्ट ऊपर जाती है, जनरल की नीचे जाती है। जनरल को सीधे 50% रिजर्वेशन देके दलित पिछड़ों का हाथ मार गए, लूट लिए। ये दलित पिछड़ा नहीं देखता है? तो ये दलित पिछड़ा सब जानता है। आपकी ये बेईमानी भरी नीयत को पूरा समझता है कि लेटर एंट्री के जो बैक दरवाजे से चोरी रास्ते से दलित पिछड़ों का अधिकार लूट के जो सारा ब्राह्मण समाज को देने का काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये चर्चा